तो चलो करिए, just see it once. Wow. चलो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास है a रेस टू पावर x इज इक्वल टू b रेस टू पावर y इज इक्वल टू c रेस टू पावर z इज इक्वल टू a, प्रूव दैट x y z इज 1। देखो इस क्वेश्चन में करना आसान कैसे होता है, मतलब इसके पीछे का थॉट क्या है। अगर यहाँ भी a रेस टू पावर x और यहाँ भी a की पावर y होता या a की पावर 2 होता तो आपको सॉल्व करना आसान था, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड। तो हम करते क्या है इसमें, हमारा देखो हमें पावर्स को एक्स वाई जेड जो पावर्स में नंबर है ना उनके प्रोडक्ट को वन करना है। ठीक है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी की वैल्यू क्या है, ए रेस टू पावर एक्स, और मुझे दिया हुआ है बी रेस टू पावर वाई इज इक्वल टू सी। तो क्या करना चाहिए, ये बी की वैल्यू ए रेस टू पावर एक्स यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स होल रेस टू पावर वाई इज इक्वल टू सी, और ए रेस टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास तैयार बैठी है कि जो c है अगर उसको होल पावर z कर दोगे तो क्या आ जाएगा, a। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या है, a एक्स वाई, a की पावर एक्स वाई। तो मैंने क्या किया, c की जगह पुट कर दिया a रेस टू पावर एक्स वाई होल रेस टू पावर z इज इक्वल टू a। तो देयरफॉर इट मींस a रेस टू पावर एक्स वाई z इज इक्वल टू a, जिसमें एक्स वाई z की वैल्यू क्या आ जाती है, ठीक हो गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। हेंस प्रूव। एक क्वेश्चन लिख लो। समटाइम्स कभी कभी स्कूल्स में होता है, द टीचर्स गेट टू क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंटेटिव, कि नहीं जी बच्चों को दे देते हैं या करवा दिया क्लास में और फाइनल में डाल दिया, या ऐसा कुछ करवाते कुछ और डाल दिया। तो ये क्वेश्चन जितने दिखने में मुश्किल लगते हैं उतने इजी होते हैं। हो गया बेटा। अब ऐसे आते हैं नेक्स्ट वाले पर, 2 रेस टू पावर एक्स 3 रेस टू पावर वाई 6 रेस टू पावर माइनस जेड, आपस में इक्वल है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में कहा है 2 रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेस टू पावर वाई इज इक्वल टू 6 रेस टू पावर माइनस जेड। इसमें क्या करना होता है, इसे होल रेस टू इक्वल टू के ले लो, ये तीनों ही वैल्यूज किसी एक नंबर के इक्वल है, इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ 2 रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू के, 3 रेस टू पावर वाई इज इक्वल टू के, 6 रेस टू पावर माइनस जेड इज इक्वल टू के। ठीक है, और अगर ये समझ में आता है तो 2 इज इक्वल टू के रेस टू पावर 1 बाई एक्स, 3 is equal to k raised to power 1 by y, and 6 is equal to k raised to power minus 1 by z। ठीक है, 6 किसके इक्वल होता है, फैक्टर्स में 2 इंटू 3, और 2 की वैल्यू आपने k की टर्म्स में क्या रखी है, 1 बाई एक्स, 3 की वैल्यू क्या रखी है, 1 बाई वाई, और यहाँ से k हो गया माइनस 1 बाई जेड। दिस इज द सेम, पावर्स विल बी एडेड, k raised to power 1 by x plus 1 by y is equal to k raised to power, bases are same, powers will be equated, bases are same here, powers will be equated।
तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z। इसको यहां ले गए, हेंस प्रूव्ड। कर लो ये। इसकी बस एक यही टेक्निक है इन क्वेश्चंस में। अब कौन सी कैसे चलती है क्वेश्चन, ये देखो इतने सालों से है, 20 साल तो मैं ही कह देती हूँ कि आई हैव सीन दिस क्वेश्चन फॉर पास्ट 20 years। ऐसे का ऐसा ही है, इसकी टेक्निक ऐसे ही है। ठीक है। और एक दो नए क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वो ओलंपियाड्स में होंगे, सीबीएसई में नहीं कवर होते, वो आपके स्कूल पेपर्स में नहीं कवर होते, वो ओलंपियाड्स या फिर हम एनटीएससी करते हैं तो उसमें कवर होते हैं। अगर ये कर लिया तो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे फिर। हो गया ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें और बाकी क्वेश्चंस में फर्क क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में ना जब एक्सपोनेंट्स दिए होते थे आपको या एक्स रेज टू पावर ए, तो सबके बेसिस सेम थे, पावर्स ए बी सी करके घुमाई जाती थी, राइट। और यहाँ पर हमें एक चीज दी हुई है, पी क्यू आर इज इक्वल टू 1। ये चीजों में ना जो आफ्टर थॉट होता है या जो हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थॉट है, ठीक है। मैं सच्ची बताऊं, वेरी ऑनेस्टली क्वेश्चन किया हुआ है मैंने कभी, पर अब कैसे होगा आई डोंट नो द टेक्निक, मैं भूल चुकी हूँ। ठीक है। बट हाउ विल आई मेक इट रिमेम्बर, हाउ विल आई रिमेम्बर इट। व्हाट यू नीड टू डू इज, इन तीनों के बेसिस को सेम करना होता है, तीनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। ठीक है। इसको कहा हुआ है शो दैट इक्वल टू 1। ये 1 तभी होगा जब ये सेम नंबर बाय सेम नंबर बनेगा, कट जाएगा। जैसे आपने देखा होगा एक्स रेस टू पावर ए प्लस एक्स रेस टू पावर बी प्लस एक्स रेस टू पावर सी, और नीचे भी वही बन जाता है कि एक्स रेस टू पावर ए का डिनोमिनेटर है, वही एक्स रेस टू पावर बी का है, वही एक्स रेस टू पावर सी का है। मोस्टली क्वेश्चन में ये हुआ है। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का आफ्टर थॉट यही होता है कि मुझे अगर इसका लास्ट स्टेप पता क्या होगा, ऊपर भी पी क्यू आर में ऐसा कुछ आएगा, नीचे भी पी क्यू आर में सेम आएगा डिनोमिनेटर, और हम दोनों को कर देंगे कैंसल एंड दैट विल बी 1। तो वो लेकर कैसे आना है। ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पी क्यू आर 1 दिया हुआ है, 1 की जगह रिप्लेस कर दो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कुछ और करो। जो इसमें मुझे थोड़ा बहुत याद है, आई थिंक वो वर्क कर जाएगा। क्या करना है, आपने लिखना है 1 प्लस पी प्लस 1/q, यहाँ पर 1 प्लस क्यू प्लस 1/r। मैंने याद ही इस तरह से किया हुआ था इसको कि कैसे समझाना है ना क्लास में। देखो यहाँ पर आपका q जो है वो हो जाएगा 1/pr। ठीक है। या फिर मैं लिखती हूँ क्योंकि मुझे 1/q दिया हुआ है, तो 1/q इज इक्वल टू pr। समझ। हाँ, मतलब वही सिखाने वाली बात है ना, क्योंकि 1/q दिया हुआ है, मैंने उसे pr लिख दिया, तो मैंने फर्स्ट वाली टर्म को ना चेंज कर दिया। बस ये है कि सिखाना है, फिर तुक्का मारना होता है हर जगह पे। तुक्का इन द सेंस कि हमने सीखी हुई चीज है तो कोई ना कोई यही चीज प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके सीबीएस में आएगा तो एज इट इज आएगा, ओलंपियाड हो या एनटीएससी हो या कोई और एग्जाम हो तो वहां थोड़ा ट्विस्टेड होता है, अदरवाइज नहीं होता। आपके लिए अगर पेपर में आएगा तो एज इट इज आएगा कि आपको यही चीज है, बस रट्टा मार के जाना है, प्रूव करना है वहां पर, बस खत्म। चेंज भी नहीं होगा वहां पे। समझ में आ गया। तो इसको लिख दिया। अब मैं कोशिश करूंगी कि मेरा ये क्यू और जो ये आर है ये भी क्या बन जाए। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, क्यू जो है वो 1/pr हो जाता है। मुझे क्या करना है, मैंने फर्स्ट टर्म में पी और पी आर रखा ना, तो अब भी मैं कोशिश यही करूंगी कि मेरा जो टर्म है ना, क्यू भी पी क्यू और आर 1/r की जगह क्या आ जाए,
पी आर आर ऐसा कुछ आ जाए, पी और पी आर में ही कुछ आएगा, ठीक है। तो क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/PR, और 1/R की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 1/R इज इक्वल टू 1/PQ, ये हो गया। नहीं, 1/R को हम 1/R ही रखें, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पी और पी आर की टर्म चाहिए, तो मैं पी क्यू की लेकर आऊं बीच में, राइट। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी वही टर्म्स है, 1R और P, समझ में आ गया। आप किसी भी एक डिनोमिनेटर को चेंज करो और कोशिश करो कि बाकी में वही दो वेरिएबल्स हो, पी और आर ही हो, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ये मैंने रख लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, ये तो फर्स्ट वाली टर्म तो सॉर्टेड ही है, इसमें तो एलसीएम नीचे कुछ लेने का है ही नहीं, हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, 1 + P + PR। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, नीचे आई टेक द एलसीएम PR, यहाँ क्या हो जाएगा, PR +1 + P, यहाँ पर P और R की टर्म थी, अगेन आई टेक द एलसीएम P, तो P + PR +1, समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले ली, समझ में आया तुम्हें, समझ में आ गया ना। बहुत इजी स्टेप है, बस ये है कि होता इन द डिनोमिनेटर है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो क्या होगा, ये तो ऐसे ही है, 1 + P + PR, और यहाँ पर ये PR चला गया ऊपर इन द न्यूमरेटर, नीचे आ जाएगा PR +1 + P, और यहाँ पर P चला गया ऊपर। अब बताओ, सेम आ गया जो हम चाहते थे, ऊपर वही तीन टर्म्स है, जिस मर्जी ऑर्डर में हो, प्लस में है तो मैटर ही नहीं करता, नीचे भी वही तीन ऑर्डर्स है, क्योंकि तीनों प्लस में है तो जिस मर्जी ऑर्डर में हो मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली हम लास्ट स्टेप करेंगे, PR +1 + P, ऊपर भी 1 + PR + P, और ये कैंसिल हो जाएगा, होल इन होल, आंसर विल बी 1, नॉट 0, ठीक है, इक्वल टू RHS। इसका ना सिर्फ मैंने एक चीज याद की थी, आपने कहा ना कैसे पता लगेगा, सिर्फ एक चीज याद की थी कि इसमें ना आपको हर एक डिनोमिनेटर को ना एक ही सिंगल टर्म में लेकर आना है, एक तरह की टर्म में, एक तरह की फ्रैक्शन में। तो पहली वाली फ्रैक्शन जो भी दी हो ना, आप उसमें 1/Q को रिप्लेस कर दो, PR हो गया, वो फ्रैक्शन आपने हटा दी, उसमें ये 1/Q आपने हटा दिया, तो जो आपके पास दो टर्म्स रह गई ना, P और PR, हर एक में आपको वो P और PR ही लेकर आना है, समझ में आ गया। मतलब पी और आर ही रखना है, यहाँ क्यू था मैंने उसे रिप्लेस कर दिया पी आर से, अगर मैं 1/R को पी क्यू लिखती तो मैं क्यू लेके आ रही हूँ ना दोबारा से, तो वाई शुड आई रन आफ्टर क्यू, आई जस्ट वांट पी एंड आर, तो ये ऑलरेडी आर है, आई टेक इट हियर। अब यहाँ पर ये आर और पी ही थे, तो इसको किसी और के साथ रिप्लेस करके मतलब तीसरा वाला नंबर अपने पास लेकर आना, तो आई विल नॉट डू दैट, आई टेक इट एज आर एंड पी ओनली, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे एंड विल बी सॉल्व, समझ में आ गया। ऐसे वाले क्वेश्चंस को मैं एक स्टोरी की तरह फॉर्म याद करती थी कि स्टोरी में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ट्विस्ट स्टोरी का क्या है, या स्टोरी का स्टार्टिंग जो बिगनिंग की इंट्रोडक्शन होती है, दैट एवरी कैरेक्टर, एवरी वेरिएबल, अगर वो फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है बाकी के दो टर्म्स में भी वही होने चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक बार में याद नहीं होता, तो समटाइम्स जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा, मैंने 1/R को PQ रिप्लेस किया, एंड सडनली आई रियलाइज कि PQ क्यों करेंगे, वो तो आ रही है, तो वो गलती की है मैंने कहीं ना कहीं, उसको याद रखा कि उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला, मतलब पूरा घूम घूम कर हम लोग फिर पहुंचे हैं यहाँ पर, समझ में आ गया। तो इस चीज को बिफोर पेपर या आफ्टर टेस्ट या कुछ भी करते हैं, एक दो बार स्क्रोलिंग करोगे अपनी बुक्स की, तब देखना ही होता है और फिर याद हो जाते हैं क्वेश्चन, ये वो वाले क्वेश्चन, लिख लो इसको, क्योंकि अब मैं आपको करवाऊंगी इरेशनल नंबर्स का सम, प्रोडक्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन इज insert irrational numbers between two numbers.
ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इन केस इट्स क्लियर नाउ, अगर वो छोटा पहले था फॉन्ट अब ठीक है? ठीक है बेटा, चलो करवाओ आगे, बता दिया करो, हो जाता है जब काम। ठीक है, अब आते हैं when we add two irrational numbers, considering आपने किया हुआ है sum of two rationals. sum of rational numbers हमेशा क्या होता है? rational. fractions है, ऐड करके इंटीजर भी बन के आ सकता है, जैसे 1/2 प्लस सॉरी 1/4 प्लस 3/4 को ऐड किया तो इट इज 4/4 विच इज 1. इट कुड बी एन इंटीजर, इट कुड बी अ रैशनल नंबर फ्रैक्शन. पर इंटीजर्स भी रैशनल में आते हैं तो हम कहते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड इन सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन आल्सो. ठीक है ना, किया हुआ ना? डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर्स इज रैशनल. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स is rational and division of rational numbers will give a rational number only. फ्रैक्शन का फ्रैक्शन ही आएगा जब दो फ्रैक्शंस को आप डिवाइड करते हो. इंटीजर भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, कुछ भी एनी नंबर, पर वो रैशनल ही होता है ना? और हम करते थे कि अगर आपने दो इंटीजर्स को ऐड किया तो आंसर क्या होगा? इंटीजर. सब्ट्रैक्ट किया तो भी आंसर इंटीजर है, मल्टीप्लाई किया तब भी इंटीजर है, पर डिवाइड किया तो इट विल बी रैशनल. फ्रैक्शन बन सकती है, 1 और 2 को डिवाइड करो, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर बट अ फ्रैक्शन. ठीक है ना? तो जिसको हम कहते थे इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन, क्लोज्ड इन डिवीजन. कि इंटीजर्स के सेट में मैंने आपको ऐसा ऐसा मानकर चलते हैं ना, मैं ऐसे कहती थी इसको समझाने के लिए, मैंने आपको एक बैग दिया जिसमें इंटीजर्स ही रखे हुए सारे, ऑल पॉसिबल इंटीजर्स जो मैंने जीरो से स्टार्ट करके नेगेटिव पॉजिटिव सब आपको दे दी. मैंने कहा कि इसमें से आप कोई भी दो नंबर निकालो, आपने निकाले, अब उनको ऐड करोगे तो आपके पास जो नंबर बनकर आएगा वो आपके बॉक्स में कहीं ना कहीं होगा, उसी थैले में से एक नंबर होगा विच आई से इज क्लोज. कि मैंने अगर आपको पूरे इंटीजर्स का बैग दे दिया तो आप कोई दो को प्लस करोगे, आपके पास वो नंबर आपके बैग में होगा. ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वो नंबर आपके बैग में होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे वो नंबर बैग में होगा. और अगर आप डिवाइड करते हो, जैसे 3/6 करते हो, -3/6 करते हो, तो वो नंबर आपके बैग में नहीं. दैट मीन्स इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड इन डिविजन. सेम फॉर नेचुरल नंबर्स, सेम फॉर होल नंबर्स. बट व्हेन वी टॉक ऑफ रैशनल्स, दे आर क्लोज्ड ऑन ऑल द 4 ऑपरेशंस, जो हमारे पास 4 मेजर ऑपरेशंस हैं. अब ऐसे ही हम इरैशनल्स को देते हैं. ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं इरैशनल नंबर्स को कि अगर इनको हमने ऐड किया और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बनता है. ठीक है, आई टेक 2 इरैशनल्स एंड आई टेक द सम ऑफ 2 इरैशनल नंबर्स. ये क्या क्या होता है? इरैशनल होगा, बिल्कुल होगा, जैसे कि √2 प्लस √3, इट इज इरैशनल नंबर. ठीक है, पाई प्लस √3, इट इज ए रैशनल नंबर. क्या ये कभी रैशनल हो सकता है? अच्छा, 2 और -2 का फर्क होता है ना? तो ऐसे ही √2 और -√2 में फर्क होगा, तो इन दोनों को ऐड किया तो क्या बनता है? एंड 0 इज रैशनल. तो सम ऑफ टू इरैशनल कैन बी रैशनल, कैन बी इरैशनल. ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि प्रूव दैट, या हाउ विल यू से जस्टिफाई. तो जस्टिफाई में गिव टू एग्जांपल्स. देयर हैव बीन क्वेश्चन जिसमें कहा है कि टू गिव विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेन दैट सम ऑफ टू इरैशनल्स विल बी रैशनल. इन व्हाट केस?
तो आप ये एग्जाम्पल लिख लोगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसमें ऐसा और आएगा, 3 वो तो वैसे हो जाता है √2 प्लस 3 प्लस √2, जीरो नहीं बनाना, तो दिस इज 6, ठीक है। तो सेम गोज फॉर डिफरेंस ऑल्सो, √2 माइनस √2, दिस इज 0, sum of two, difference of two irrationals can be that, ठीक हो गया, राइट। अब आते हैं प्रोडक्ट, ये लिख लेना टेबल बनाकर ही, कैन बी इरेशनल, कैन बी रैशनल, आपको एग्जांपल भी दे दिया। अब अगर मैं प्रोडक्ट पे आती हूँ, मेन यही चीज है, डिवीजन में तो मुझे पता है कि इरेशनल ही होने वाला है, ठीक है। इट कैन बी रैशनल ऑल्सो, √3/√3, राइट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल्स, कैन बी रैशनल, कैन बी इरेशनल। जैसे √2 और √3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाता है, √6, ये तो इरेशनल ही है। लेकिन अगर मैंने लिया √32 और उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दो डिफरेंट नंबर है, क्या बन गया, √64। √64 क्या होता है, 8, जो कि क्या है, रैशनल। सो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल कैन बी रैशनल, ठीक है ना, आपके पास केस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल कैन बी रैशनल। इसको इस तरह से ही याद कर लेना, टेबल फॉर्मेट में समझना भी आसान रहता है और एग्जाम्पल भी समझ में आ जाते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर देती हूँ, सम इरेशनल, इरेशनल लिख देना, सम में कुड बी रैशनल, कुड बी इरेशनल, ऐसा आ गया, ठीक है। डिफरेंस कुड बी रैशनल, कुड बी इरेशनल, एग्जांपल्स आ गए, इरेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, प्रोडक्ट भी रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, विद एग्जांपल से पूरा टेबल बना लो। ऐसे ही डिफरेंस डिविजन, if we divide two irrational, it could be rational, जैसे √2/√3, it could be irrational और it could be rational, कि √32 डिवाइड बाय √2 किया है, तो आप लिख रहे हो 4√2 डिवाइड बाय √2, ये खत्म हो गया जी, आंसर 4 आ गया। डिविजन कैन बी रैशनल, इरेशनल, मतलब irrationals आर नॉट क्लोज्ड ओवर दीज 4 ऑपरेशन, इनको आपस में। अच्छा, प्रोडक्ट में ना एक और अच्छी चीज की समझाने वाली, 3 माइनस √2, 3 प्लस √2, है ना, a² माइनस b², फिर से हमारा क्या आता है, रैशनल, हमारा रैशनलाइजेशन वाला पूरा टॉपिक ही इस बात पे टिका हुआ है, समझ में आ गया ये, ठीक है। सो डिविजन इज ऑल्सो नॉट क्लोज्ड ऑन इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो देख लो, ये लिख लो इस चीज को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ना एक्सर्शन रीजनिंग में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, और उससे पहले ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में ये आते थे, हर बार 1 या 2 नंबर का ना इसमें से दिख जाता है। अब इसके बाद ही एक लाइन और है, तो बहुत अच्छे से याद करनी है, ये समझ में आ गया, लिख लिया सबने, आपने लिख दिया, चलो। अब इसके बाद ना जो नेक्स्ट हमें चीज याद रखनी है, इसी में जैसे हमने किया था रैशनल और दो रैशनल्स का, दो इरेशनल्स का, अब क्या करेंगे, सम ऑफ, एक हमारे पास है रैशनल और एक है इरेशनल, इन दोनों में देखें, आई हैव अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल, ठीक है। नाउ आई सी द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल,
हमेशा क्या होगा, इरेशनल। सेम गोज फॉर डिफरेंस, रैशनल माइनस इरेशनल। अब चाहे वो इरेशनल माइनस रैशनल हो, डिफरेंस इज ऑल्सो इरेशनल। अब एक तीसरी चीज आती है, प्रोडक्ट। और जब हमारा फोर्थ डिवीजन होता है तो वो भी इरेशनल ही बनकर आएगा। प्रोडक्ट लेके चलते हैं, ठीक है। इसकी मैं आपको प्रॉपरली लाइन भी लिखवाऊंगी। प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल नंबर, क्या होता है? ठीक है। अब क्योंकि रैशनल है ना, सबसे झगड़े वाला या सबसे एक चीज जो डिटर्मिन करती है प्रोडक्ट में, है ना, एक ऐसा नंबर है जो कि एक हम कह सकते हैं क्रिटिकल नंबर सा होता है। कौन सा होगा? दो ही नंबर्स होते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 0 and 1, राइट। आई टेक 0 ओवर हियर। 0 इज रैशनल, इरेशनल? रैशनल है ना। अगर इन रैशनल नंबर्स में 0 इंक्लूडेड है ना, मुझे कोई चैलेंज करे तो दो मल्टीप्लाई कर रैशनल इरेशनल को और 0 बनाकर दिखा। मेरे पास दो बैग दिए, ठीक है, एक में रैशनल एक में इरेशनल। मैंने रैशनल में से 0 निकाला, इरेशनल निकाला, कोई भी नंबर दे दे, आपस में मल्टीप्लाई किया, 0 बनकर आ गया। तो अब वो डिटर्मिन मतलब इस बात पर डिपेंड करता है कि उस रैशनल से मेरे पास 0 है या नहीं, राइट। somebody wants to play a game with me कि नहीं, तुम्हें दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इरेशनल बनाना है। उसने मुझे बैग दिया, पर विद कंडीशन, मैंने जो पिक किया है बताया मुझे कि इसमें 0 नहीं है। तो अब मैं किसी भी रैशनल को उठा के इरेशनल से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर इरेशनल ही आएगा। तो ये लाइन की पूरी फ्रेमिंग होती है कि अगर उस रैशनल में 0 इंक्लूडेड है, लिखा होगा, अदर देन 0 लिखा होता है कि 0 इंक्लूडेड, तब तो मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हमेशा क्या आएगा? रैशनल। बिकॉज आंसर जो है वो क्या है? 0। 0 इज रैशनल। अगर 0 को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, 0 नहीं है मेरे पास रैशनल में, एक्सक्लूडिंग 0 है, excluding 0 multiplied by rational number, answer will always be irrational. तो sum, product और sum, difference, division तो हमेशा irrational आती है। अब लाइन लिखो क्या होता है, ठीक है। अब तीन तरह से लाइन आपकी आती है, आप तीनों में देखोगे, प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसको क्या लिखोगे? रैशनल नंबर एंड इरेशनल। रैशनल में कुछ नहीं दिया हुआ, आपको कहा रैशनल है, तो इट शुड हैव, हाँ, मे बी रैशनल और इरेशनल। तो इसको एक्सप्लेन किया जाए तो आप बता दोगे क्योंकि रैशनल का है तो 0 इंक्लूडेड है ना, एंड 0 इज रैशनल, ठीक है, इसलिए इट मे बी रैशनल और इरेशनल। ठीक है। अब आता है ऐसे लिखा हो, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर is always irrational। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ एन रैशनल नंबर अदर देन 0 एंड इरेशनल नंबर मे बी रैशनल मे बी इरेशनल। तो आपको पता है ना कि कैसे आपने उससे ट्विस्ट किया है। बात समझनी है, रैशनल नंबर्स में अगर तो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ मतलब 0 इंक्लूडेड है, अगर मेंशन किया हुआ है कि 0 नहीं इंक्लूडेड है, तब आपको पता है क्या आंसर आएगा। तो इस लाइन की फ्रेमिंग बहुत तरह से होती है, ठीक है। आपके एग्जाम्पलर में भी आई थिंक एक क्वेश्चन है ऐसा, लेट मी सी, जिसमें ना यही चीज मेंशन की होती है, और पेपर में काफी एक दो बारी ना चीजें आ चुका है, ये वाला ना कॉन्वेंट के पेपर में ही आया हुआ है, आई रिमेम्बर। कौन? ये तो लेने, ये तो बहुत है, पेपर इसी से आता है।
सारे करने होते हैं, कुछ कुछ छोड़कर ऑलमोस्ट सभी होते हैं। ठीक है, लेट एक्स बी रैशनल, वाई बी इरेशनल, इज एक्स वाई नेसेसरली इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। समझ में आ गया ना? तो ये 1 मार्क में, क्योंकि एग्जाम्पलर का ये तो एज इट इज 1 मार्क में आ जाता है। समझ में आ गया ये चीज? एग्जाम्पलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं परचेज करने, जैसे एनसीईआरटी 100-150 की बुक है ना, वैसे ये भी 100-150 की बुक है। बाइंडिंग करके देते हैं आपको इस तरह से, तो वो 40 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज दिस इज 100, ऑनलाइन मंगवाओगे 100 ही है। ठीक है, जैसे इसका सारा पीडीएफ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, सारा पीडीएफ चैप्टर वाइज अवेलेबल होगा। इसके सॉल्यूशंस अरिहंत वगैरह सब आते हैं जिसके सॉल्यूशंस आते हैं, बट मैं वो क्यों नहीं लेती क्योंकि इसके ना उसमें समरी सी नहीं होती। इन्होंने एनसीईआरटी की तरह ही बनाया हुआ है, बेसिक इसमें एग्जांपल्स नहीं होते कवर्ड सॉल्व वाले में, जैसे यहाँ पे लोकेट रूट 13 और नंबर लाइन दिया हुआ है, और एग्जांपल्स में कुछ कुछ एग्जांपल्स, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, वो नहीं दिया होगा। तो मैं रिकमेंड करती हूँ या तो पीडीएफ ले लो, ठीक ठीक है, या फिर ये ऐसा बुक बाय कर लो एग्जाम्पलर का। इसके सारे सॉल्यूशंस ऑनलाइन वैसे मिल जाएंगे, और जो भी है सॉल्व तो वैसे भी हो ही जाती है, कोई ना कोई क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। तो बेटर देन दो सॉल्यूशंस, टेक द बुक, खुद सॉल्व करो, फिर आंसर्स तो एट द क्लिक ऑफ योर माउस आपको मिल ही जाएगा। समझ में आ गई चीज? ले लेना ये वाली बुक, एग्जाम्पलर छोड़ना नहीं है, 10th में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। पेपर एग्जाम्पलर में से ही आता है, सारे लंबे क्वेश्चन, छोटे वाले क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सभी पेपर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं, जब हम रैशनल और इरेशनल को इकट्ठा कर देते हैं, कि मेरे पास रैशनल वाला बैग है और इरेशनल वाला बैग। ठीक है, रैशनल्स में आई हैव ऑल द नंबर्स, आई हैव नेचुरल नंबर्स, I have whole numbers, I have integers, then I have fractions, all sorts of fractions. ठीक है, ये सारे मेरे पास रैशनल्स पे नंबर हैं, हर तरह का नंबर है मेरे पास। और मैंने इरेशनल्स, पाई, स्क्वायर रूट वाले नंबर, nth रूट वाले नंबर, क्यूब रूट ऐसे वाले, और ऐसा नंबर, सभी नंबर्स को रख लिया, इरेशनल्स को। इन दोनों को मिलाकर उन हम सभी नंबर्स को नाम देते हैं रियल नंबर्स। कि मेरे पास एक बड़ा सा कार्टन था, मैंने एक रैशनल्स का डब्बा उठा के डाला उसमें, दूसरा इरेशनल्स का डाला, उन्हें बंद करके सील किया, तो अब इसके ऊपर मैं नाम क्या लिखूं, क्या कहूंगी, इसमें कौन से नंबर्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। एंड वाई वी से रियल नंबर्स, क्योंकि रियल वर्ल्ड नंबर्स हैं, एक्चुअल वर्ल्ड में ये नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये नंबर्स दिख जाएंगे। आपको एक स्क्वायर प्लॉट मिलेगा, आपको बताना होगा उसकी साइड क्या है, तो आप कहोगे एरिया क्या है इसका, तो एरिया निकालना आपके लिए आसान होता है। किसी भी चीज का एरिया निकालना क्यों आसान होता है? क्योंकि हम उसमें बॉक्सेस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, उसको दीवार से आप ईट लगा लेते हो, ईंटों से, या फिर आप देखते हो कितनी की ईट है, तो इतनी एक लेंथ में लगी है, तो अप्रोक्सीमेट लेंथ निकाल लेते हैं। तो किसी भी चीज का एरिया निकालना आसान है, तो उससे आप उसके साइड निकालोगे। अगर वो एग्जैक्टली स्क्वायर प्लॉट है ना, एग्जैक्ट स्क्वायर है, तो आप हमेशा उसकी साइड अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो। समझ में आ गया? जैसे कि मैंने आपको एक रेक्टेंगल, एक पेपर दिया, मान लो ये आपको मैंने रेक्टेंगल पेपर दिया, आपने इसमें से स्क्वायर कट करना है, मेजरमेंट्स नहीं करनी, तो आप क्या करते हो, वो बनाते हो ना ट्रायंगल बनाकर, उसको नीचे फोल्ड करके फिर उसको फाड़ देते थे, है ना? हाँ, तो वो क्या था, हमने अप्रोक्सीमेशन पे स्क्वायर बनाया, पर बना तो स्क्वायर जाता है ना, एग्जैक्टली वो कवर होता है। अब उसकी साइड निकालनी हो तो आप मेजरमेंट्स करोगे। समझ में आ गया? तो वो चीज हमारे लिए फिर भी आसान है, तो वो सारे नंबर्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। स्क्वायर रूट्स हो गया, पाई हो गया, ये सभी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर्स में, एंड दैट्स व्हाई वी से दे आर रियल नंबर्स। अब ये चीज पढ़ी हुई है आपने, तो मैंने उस डब्बे को अब रियल नंबर ले लिया। ठीक है, फिर आपने एक ये चीज की हुई है, हाँ, इसको, इसका पूरा नाम क्या है, नंबर लाइन तो है, पर पूरा पूरा नाम क्या है इसका, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन। ठीक है, इट इज कॉल्ड द रियल नंबर लाइन, राइट? यहाँ पर एक्स डैश, ये एक्स, और इसका इन बिटवीन एक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं 0, क्रिटिकल वाला पॉइंट है कि इससे इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव। एनी नंबर विच एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज रियल नंबर लाइन कहाँ है, तो इस नंबर लाइन पे आ सकता है। अब
1 2 3 4 सभी नंबर्स -1 -2, इवन फ्रैक्शंस भी आपको सिखाया कि 4/7 दिखाओ तो इसमें कैसे है, तो आपको कहा गया था यहाँ पे 1/7 2/7 3/7 4/7। अगर आपको कहा हुआ 22/7 तो आप 3 तक लेके जाते हो उसको कि ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4। तो 3 to 4 में बिकॉज 7 दिया हुआ है तो मैं 7 डिविजन कर दूंगी और यहाँ पर लिख दूंगी दिस इज 21/7, दिस इज 22/7। ऐसे सिखाया हुआ है ना आपको, ये नहीं किया था आपने 8th में? शो नंबर्स और नंबर लाइन डिलीटेड होगा आपको, ठीक है। चलो, तो किसी भी फ्रैक्शन को इन केस मुझे इस नंबर लाइन पे शो करना है तो मैं कर सकती हूँ ना। मान लो 22/7 को करना है तो हम कैसे करते थे? इन केस आई हैव टू शो 22/7 ऑन दिस नंबर लाइन ड्रॉ की, स्टार्टिंग पॉइंट है 0 मार्क कर लिया। लेट मी से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 22/7 मुझे पता है 3 से बड़ा होगा, इतना तो क्लियर है, 3 पॉइंट कुछ होगा। चलो 24/7 कर देती हूँ, ये लो आप ये कहो कि 3 पॉइंट है ऐसा कुछ। 24/7 मुझे पता है 3 से बड़ा है, ठीक है। तो इस 3 को कैन आई राइट 21/7? अब 3 से लेकर 4 तक मैं 7 डिविजन करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 डिविजन हो गई 6 नंबर्स के साथ। मान लो इक्वली स्पेस्ड है, मैंने नहीं किया, मान लेते हैं इक्वली स्पेस्ड है। अगर ये 21/7 था तो ये कितना होगा 22/7, ये कितना होगा और ये कितना होगा, और यही मुझे बनाना था। तो इसको पॉइंट पी मार्क करके हम कहते थे दिस इज 24/7। ड्रॉ विद द स्केल आपको एग्जैक्टली पता लगता था, उससे क्या करते थे कि 3 to 4 को बड़ा करके 7 पॉइंट्स बना दिए हमने 1 mm के, और फिर हमने कहा हमने कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज वी शो irrationals और नंबर लाइन, rationals और नंबर लाइन। नाउ बिकॉज सिंस दिस इज अ रियल नंबर लाइन तो आपका जो ये √2 है, √3 है, ये भी नंबर लाइन पे शो हो जाता है। दिस ऑल्सो आई कैन शो ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो ये हमारा अलग से एक एक्सरसाइज होगा, अलग से हम करेंगे, आप कंपास वगैरह लेकर आओगे, मैं क्लास में आपको सिखाऊंगी हाउ टू शो √2 और नंबर लाइन। मैं कैसे बताऊंगी √2 की वैल्यू इस नंबर लाइन में कौन सा पॉइंट है, एग्जैक्ट वही पॉइंट होगा। तो हाउ वी शो दैट √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। √3 √4 √5 सब हम नंबर्स दिखाते हैं, पर आपको स्पेसिफिकली आएंगे √2 √3, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं, पर टीचर्स डाल देती है, ठीक है। √5 √7, 7 भी शो हो सकता है, 7 भी मुश्किल है, और 17 होगा, 23 नहीं होगा, 26 हो सकता है, ठीक है। तो मैं नंबर बता दूंगी आपको, 11 नहीं, बताती हूँ कौन कौन से नंबर हैं जो बहुत आसानी से आते हैं और जो पेपर्स में आते हैं। 16 इसलिए क्योंकि 4² + 1 होता है ना। तो जो भी हमारे 2 10 जो भी हमारे ना को प्रॉपर स्क्वायर +1 है ना, वो सारे नंबर हमारे नंबर लाइन पे आते हैं। √13 हो गया, वो हम कर सकते हैं 9 + 4, ठीक है। सो 13 इज इम्पोर्टेंट, देन √17 √5 ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से मैं आपको सारे सिखा दूंगी जो नंबर लाइन पे बन सकते हैं। इन केस और टीचर से कि इसके अलावा भी कुछ है वो बता देना, वो भी मैं करवा दूंगी, राइट। और इसको ना आप जब ड्रॉ करते हो √3 को हम जरा मुश्किल क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पाइरल बनता है। हाँ हाँ हाँ, वो सबको समझ नहीं आता ना, जिसको समझ में आता है अच्छी बात है। अब मैं बताती हूँ वो स्पाइरल कैसे बनता है। मैंने ना स्पेशली पिक्चर करके रखी थी, क्लिक की थी, बताती हूँ बेटा रुक जा। मैंने स्पेशली पिक्चर रखी थी, आई सॉ इट ऑन सम प्लेटफॉर्म, और मैंने कहा था स्पाइरल ना मैं दिखाऊंगी क्लास में, बिकॉज देन क्योंकि ना बोलते हम सब है कि स्पाइरल बनता है बनता है, पर वो क्या आपको अगर दिमाग से क्लियर करना है ना, तो देयर शुड बी सम पिक्चर व्हिच आई से, देयर शुड बी समथिंग व्हिच एक्सप्लेन्स। 2 मिनट डाउनलोड लूँ, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ।
मैथ्स ना सिर्फ इसलिए मुश्किल है, अगर किसी को मुश्किल लगती है, जिसको भी उसने विजुअलाइजेशन ठीक से नहीं किया हुआ, उसको सिखाया ही नहीं हुआ है। मैथ्स में हमारे पास ये सब चीजें अगर पहले आ जाए ना, कि विजुलाइज करनी आ जाए, मैथ्स की नंबर्स की विजुलाइजेशन आ जाए ना, जिससे मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास इंग्लिश के आपको वर्ड सिखाए गए, आपको दिखाया गया रेड एप्पल, एप्पल रेड कलर के लिए आपको रेड दिखाएगा, तो आपको समझ में आया कि ये रेड चेयर है, राइट। आपको मैंने कहा एप्पल, तो आपके दिमाग में एक एप्पल वाली इमेज फॉर्म हो जाती है, राइट। अगर मैं आपको कहती हूँ पेन, तो आपके दिमाग में एक पेन की इमेज फॉर्म होती है, जो भी आपको पेन पसंद है। दिस इज व्हाट वी से इज विजुअलाइजेशन। मैथ्स में इफ आई से स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इमेज नहीं जल्दी बनती। 4 + 9 सोच के करना पड़ता है, जिनकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होती। ऐसे 438 + 988, तो ये विजुअलाइजेशन नहीं हुआ हमारा। जिनकी विजुअलाइजेशन फास्ट होगी, उनकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? सिर्फ मैथ्स के मुश्किल लगने का यही वे है, यही एक रीजन है कि हम उसे विजुअलाइज नहीं करते हैं। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल। स्पाइरल है जिसने स्क्वायर रूट बनाए थे नंबर लाइन पर, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 शो किया, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर उससे 3, फिर उससे 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। स्पाइरल फॉर्म में स्क्वायर रूट्स को शो करते हैं, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, ये आपको नहीं आएगा, आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक आएगा। ये ना सिर्फ एक्टिविटी कभी कभी स्कूल दे देता है टीचर्स, ये देगा, ये ले जाना, ठीक है, कि मैम देखो मैंने खुद भी ड्रॉ किया है, बट दिस इज समथिंग विच इज, देखो ना ये इसका उसका आईडी भी है मैथ्स लेवल, तो आप देख सकते हो उसमें, राइट। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, राइट। मुझे ना ये चीजें शेयर करके सिर्फ इसलिए आता है कि देखो, किसी को शायद इंटरेस्ट समझ में आए, किसी को शायद उसका विजुलाइज करने का तरीका उसका ठीक हो जाए, शायद मैथ्स इंप्रूव हो जाए, राइट। जो आप गलतियां भी करते हो, आपने अपनी गलती को विजुलाइज नहीं किया हुआ कि मैंने गलती कहाँ की, राइट। ये मैं करवाऊंगी आपको, मोस्ट प्रोबेबली मंडे या संडे क्लास होगी, आपका संडे तक ये काम पूरा हो जाएगा। अब 2-3 चीजें हैं ट्रू फॉल्स में, आपकी बुक में भी है, वो भी मैं करवा दूंगी। बुक भी ना आराम से उस दिन ही पूरी करवाऊंगी, ठीक है। संडे को ना आपका इससे चैप्टर बिल्कुल पूरा हो जाएगा। अब आ जाओ, जो इसमें मेजर चीज रह गई है, वो है कन्वर्जन ऑफ इरेशनल रैशनल, तो कभी कन्वर्ट होता ही नहीं, डेसिमल्स टू, हाँ, डेसिमल्स टू p/q फॉर्म, है ना। ये रहती है, और तो सिर्फ एक डिपिक्शन रहती है, वो संडे को आप लेकर आओगे अपने सब। तो 2:15 कल आप आ ही जाओगे, तो कल आपको मैं टेस्ट दे दूंगी। आप यहाँ टेस्ट देकर 3:15 साढ़े 3 तक जा सकते हो। और चीटिंग मत करना, इन केस अगर मैं यहाँ नहीं हूँ, तो मैं किसी को यहाँ बिठा के जाऊंगी। अगर इन केस अगर मुझे जल्दी जाना होगा, बाय 4 आई थिंक जाना होगा मुझे, तो मैं आपका टेस्ट तो लेके जाऊंगी। अब 10th वाले बच्चों का देखते हैं क्या करना है। चलो आ जाओ, ठीक है। अब आते हैं हाउ टू फॉर्म p/q फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर, ठीक है। अब ये लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया। आपके मे टेस्ट में पेपर जरूर आएगा, पेपर में जरूर आएगा, उसके आगे ना आए वो डिपेंड करता है, पर मे टेस्ट में ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन जरूर होंगे। तो इसमें होता क्या है, हमें p/q फॉर्म बनानी है किसी भी डेसिमल नंबर की। तो वो कैसे बनाते हैं? अब ये डेसिमल नंबर 2 तरह से होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी भी एक चीज रहती है, लिख लो, मैं फिर से मैं भूल जाऊं, इंसर्ट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो करवाना जरूरी है बच्चे, इजी तो है, बट अगर मैं नहीं करवाऊंगी ना, तो मुझे नींद नहीं आएगी, सच में कह रही हूँ। आई विल बी सेड पेपर में आया तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मैंने करवाया था इससे सॉल्व, राइट। सो p/q फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी। तो हमें पता है टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 1.4, जिसका रिमाइंडर 0 है, जो एग्जैक्ट है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है 1.4444, ये चलता जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेट मी से मैंने किया है 14/5, तो 2.8, ये आ गया एग्जैक्ट हमारे पास। 14 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 2, 10, 40 पॉइंट लगाने के बाद मेरा ये 8 से चला गया। 2.8 एग्जैक्ट वैल्यू है 14/5,
ठीक है ना। लेकिन जब मैंने डिवाइड किया 10 को 3 के साथ, तो क्या हुआ, 3 3 3 3, ये चलता जा रहा है, कभी खत्म नहीं हुआ, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब डेसिमल नंबर है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर वो टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिपीटिंग होगा, उसके डेसिमल पार्ट में कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा होगा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा होगा। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और वो रैशनल नंबर ही है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रैशनल है, तो उसके डेसिमल पार्ट में एक पैटर्न रिपीट करता है, एग्जैक्टली एक चीज रिपीट करती है उसी फॉर्म में। ठीक है, जिसको मैं ऐसे समझाती हूँ कि मैं एक स्टैम्प बना लूं 3 का, और मैं आगे आगे इसको पॉइंट के बाद लगाती रहूं, तो मुझे कुछ नहीं करना, उस स्टैम्प को चिपकाते जाना है। स्टिकर्स होंगे मेरे पास, मैं स्टिकर्स एग्जैक्टली सेम 100,000 स्टिकर्स चिपका लूंगी। ठीक है, ये आपको पनिशमेंट मिलती है किसी चीज को कि एक नंबर को 10 बार लिखना है, 100 बार लिखना है, तो आप क्या करते हो, कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, किलो लिख दिया। समझ में आ गया। दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन, बिकॉज एक ही चीज ना मैं अब रैशनल्स में भी इरैशनल में भी समझाऊंगी, और वहां पे ये चीज क्लियरिफाई हो जाता है। समझ में आ गया। तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा डेसिमल, तो वो रिपीटिंग होगा किसी एक पैटर्न में, और वो पैटर्न ऐसा होगा कि वो फिक्स्ड पैटर्न है, राइट, कि आपने उसका स्टिकर बना लिया तो वो बना हुआ है परमानेंटली, उसमें चेंजेस की जरूरत नहीं, राइट। अब आते हैं, ऐसे ही हमारे होते हैं इरैशनल। पॉइंट वाले नंबर तो इरैशनल भी होते हैं, लेकिन इरैशनल नंबर्स में अगर वो होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही हमेशा। सो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही टर्मिनेट करते हैं कभी, ना ही रिपीट करते हैं। आपके पास सबसे अच्छा एग्जांपल है √2 1.414, उसके आगे मुझे भी याद नहीं है, और क्या आता है 42 कह दो कि उसके आगे क्या आता है मुझे भी नहीं पता, मुझे भी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, या मैं इसको फिजिकली या मैनुअली इसको बैठकर याद करूँ। ठीक है ना। √3 हम अप्रोक्सीमेट करते हैं 1.732 पर, ये आगे चलता जाता है, फॉर एवर चल सकता है ये। पाई को आप लिखते हो 3.141, 14 लिखते हो, एग्जैक्टली 141 होता है, उसके बाद शायद 5 आता है, आई एम नॉट वेरी श्योर। एंड देयर इज नो अदर वे फॉर मी टू रिमेम्बर इट अदर देन दोस स्पेसिफिक फॉर्मूलाज जो इसके बने होते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास कुछ नंबर्स भी आते हैं, जैसे मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा 100, फिर मैंने लिखा 1000, फिर मैंने लिखा 1 4 टाइम्स 0 1, और मैंने कहा चलते जाओ ऐसे। तो जहां पर मैंने नंबर के आगे कुछ नंबर्स लिखकर डॉट बना दिए, इसका मतलब वो नंबर थ्रू आउट चलता जा रहा है। वो रैशनल है या इरेशनल डिपेंड करता है वो रिपीट कैसे हुआ। अब जैसे कि 1/7 लिखते हो तो वो आता है 142857, 142857। तो ये नंबर बार बार रिपीट करता रहेगा। तो मैंने कहा ये 4 के 6 के 6 नंबर रिपीट कर रहे हैं, इनके ऊपर मैंने बार लगा दिया, और ऐसे का इस सेट के आगे आगे रिपीट करता रहेगा। ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसके आगे क्या आएगा मुझे पता है ना, मैं 5 जीरोस लगा दूंगी, फिर आगे 1 लिखकर 6 जीरोस लगा दूंगी। तो इनमें और इनमें क्या फर्क है, वो स्टिकर का, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते इसमें। यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया 142857, पेस्ट 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 चलते जाओ, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वो 10 को कॉपी करती हूँ तो आगे मुझे चाहिए 0, 2 जीरोस। अगर मैं 2 जीरो कॉपी करती हूँ तो आगे मुझे चाहिए 3 जीरोस। तो यहाँ पे परमानेंट स्टिकर नहीं है मेरे पास, हर स्टेप में चेंज होगा। दैट्स व्हाई दिस इज एन इरेशनल नंबर, एंड दैट्स व्हाई वी से सच इरेशनल नंबर्स कैन नॉट हैव देयर p/q फॉर्म, क्योंकि इनमें रिपीटिंग का कोई पैटर्न ही नहीं है। इसके बाद 2 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, तो मुझे नहीं पता, राइट। अब आते हैं हाउ टू इंसर्ट इरेशनल नंबर्स। इंसर्ट रैशनल्स आपको आते हैं, वो आप कर लोगे, 8th में किए होंगे, और वो क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आ भी जाता है पेपर्स में। अब हाउ टू इंसर्ट इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इसके 2 या 3 तरीके हैं। सबसे इजी और सबसे चालू वाला वे क्या है, बड़ा स्मार्ट वे, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे ने बड़ा स्मार्टली आंसर किया और हम गलत भी नहीं कर सकते। मुझे कहा जाए, लेट मी से फाइंड 2 irrational numbers between 2 and 2.5। 2 कहा जाए, 3 कहा जाए, जितने मर्जी लिख लो। नंबर 2 है,
और 2.5। तो मैंने स्टार्ट किया कि 2 से तो रखा, आई कैन नॉट गो बिलो 2, 2 रखूंगी पॉइंट, 5 से ऊपर नहीं कर सकती 1। अगर आप यहाँ पर ऐसे छोड़ देते हो तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि आपने क्या शो करना है, दैट इट गोज ऑन फॉरएवर, इट्स गोइंग ऑन लाइक दिस। तो ये 3 डॉट्स ना बड़े प्रोमिनेंटली आपको लगा कर आने हैं। जब भी इरेशनल लिखना है ना आपने, हमेशा ये डॉट वाली चीजें ना लिखनी होगी कि ये चलता जा रहा है। समझ में आ गया? अब एक और लिखो जी, आ जाओ, ये लो, मैं और चालू बन जाती हूँ, ये लो। राइट, अब वो कह रही नहीं वन में लिखना, 2 के साथ लिख लो, 2 5 बना लो, 2 6 बना लो। 2 5 तो कर सकते हैं ना, 2.25, 2 2 5, ये तो कर सकते हैं, दिस इज लेस देन 2.5, राइट। सो ऐसे ना बहुत सारे नंबर्स हम इंसर्ट कर सकते हैं बिटवीन टू, सबसे इजी वे होता है ये। ठीक है, बस यहाँ पर इसके डॉट्स को छोड़ना नहीं, 3 डॉट्स हमें एंड में लगाने हैं, दिस इज वन वे, जिसको मैं कहती हूँ कि बड़ा ही चालू सा वे है, बस लिख कर आ गए, कोई गलत नहीं करेगा जब तक आपने डॉट्स नहीं लगाए हैं। ठीक है ना, दूसरी चीज डॉट्स लगाए हैं, नहीं लगाओगे तो गलत बिल्कुल हो जाएगा। दूसरी चीज और क्या होती है कि मुझे और लिखना है, तो मुझे पता है कि जब मैं नंबर लिखा, इसमें कोई पैटर्न नहीं है नंबर्स के रिपीट होने का, तो मैंने कहा 1 2 4 9 8 7 6 और आगे दो, आगे की चलते जाओ। दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, रैंडमली 5 से नंबर लिख के डॉट 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 लगा दो, बट मेक श्योर इट शुड नॉट बी 2.58, 2.5 से बड़ा ना हो। 2.498467 कुछ भी लिखते जाओ, बस आगे वो 3 डॉट्स लगा के आना, दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, सबसे इजी वे ये होता है। समझ में आ गया? अब इसका और थोड़ा सा डिफिकल्ट वे या कुछ और टेक्निकल वे या फॉर्मूला वे क्या है? ठीक है, आ जाओ। आपके पास है नंबर 2 एंड 2.5, मान लो फॉर एग्जाम्पल, इस 2 को स्क्वायर किया, कितना आता है 4, 2.5 को स्क्वायर किया तो आपको पता है 6.25 आता है। तो इस नंबर 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 4, और 2.5 को रिप्लेस कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 6.25, नंबर्स का दायरा बढ़ गया। 4 और 6.25 में बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है, 4.1 भी है, इसका स्क्वायर रूट ले लो, 4.1 का स्क्वायर रूट 2 से बड़ा ही होगा और 2.5 से छोटा होगा, 6 का स्क्वायर रूट ले लो। तो ये थोड़ा ना हमारा पॉलिश वे कि अच्छा बच्चा बैठा हुआ है, रिफाइंड सा सोफिस्टिकेटेड सा बच्चा, पढ़ा लिखा नहीं कहते हैं कि सरकारी स्कूल है, लेट मी नॉट बी वेरी क्लीशे, और वो थोड़ा ना प्रेजुडिस ना हो, तो हम कहते हैं थोड़ा सा अच्छा बच्चा बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा सा, अच्छे से कोम है बाल, वैसा वाला बच्चा, ठीक है ना, ये वो मेथड हो गया। 4.1 का स्क्वायर रूट किया, तो आपको कहा जाए 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर्स लगाने हैं, इरेशनल, तो आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिख दिया, सॉरी 2 को लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 4, 3 को लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 9, आपके पास दायरा बड़ा हो गया, 5 ले लो, 6 ले लो, उसका स्क्वायर रूट लो, इनके बीच में ही आएगा। समझ में आ गया? अब इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपके इरेशनल्स का था, ठीक है, हाउ टू इंसर्ट इरेशनल नंबर्स बिटवीन, फॉर एग्जांपल, या मैं फॉर्मूला कर दूं, जैसे रैशनल्स करते थे बिटवीन ए एंड बी, कि कुछ सोचने का मन नहीं कर रहा, बस फटाफट से आंसर लिखना है, तो आपको कहा था ना ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 करते रहो, है ना, जैसे 2 और 3 करना है, तो मैंने 2 प्लस 3 कितना होता है 5, डिवाइड बाय 2 2.5, ये आ गया। फिर मैं इन दोनों में ऐड कर दूंगी 4.5 डिवाइड बाय 2 2.25, ये कर दिया। इन दोनों को ऐड कर दिया 5.5 डिवाइड बाय 2 2.75, फिर इन दोनों को ऐड कर दो 5.75, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, इनके बीच में आ जाएंगे। हाँ, मीन मेथड, ठीक है ना। अब ऐसे ही इरेशनल्स का भी एक मेथड होता है, उसको ज्योमेट्रिक मीन मेथड कह देते हैं। कैसे? ये ए है और ये बी है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसका स्क्वायर रूट ले लो। जैसे 2 एंड 3 कहा जाए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 √6, ठीक है, मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट लो, वो उन दोनों के बीच में ही होगा। अब इन दोनों के बीच में लेना है तो 2 2 √6, इसका स्क्वायर रूट √6, समझ में आया? सॉरी, √3 नहीं, 3, समझ में आ गया? अब इसको आगे बढ़ाना है, मैंने इन दोनों के बीच में लेना है, तो मैं क्या करूंगी 2
स्क्वायर रूट ऑफ 2√6 √6 स्क्वायर रूट ऑफ 3√6। बस ये क्या है, ये मेथड थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अब इसमें क्वेश्चन ये क्यों मैंने आपको सारे मेथड करवाए हैं, क्योंकि कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। अब चारों में से आपको देखना है कौन से मेथड से उसने आंसर निकाल के दिया हुआ है, नहीं समझ में आता। दैट्स व्हाई ऑल द 4 मेथड्स आपको पता होने चाहिए कि ये मीन मेथड है, और एक हमारे पास है स्क्वायर करके नंबर निकालने वाला मेथड, ठीक है, और एक है वो चालू वाला मेथड। जो हमें अगर लिखना हो तो मैं वही वाला लिख कराऊंगी, बस ये डॉट्स को नहीं भूलना है। समझ में आ गया, राइट? चलो नेक्स्ट है, मतलब एक स्मार्ट मेथड था, आई रिमेम्बर दिस केस, कि एक बच्चे ने कहा मैम वैसे आंसर हो तो मैम ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, बट दैट मैम वाज लाइक स्कूल की बात है। उसने कहा मैम अगर मैं लिख कर आ जाऊँ, तो मैम ने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर फॉर अ मोमेंट मैम हैड दैट एक मोमेंट आता है कि वो चुप कर गए कि हाँ मैं कुछ गलत नहीं बोल सकती बिकॉज दैट पर्सन इज परफेक्टली राइट, बट वो एक टेक्निक में नहीं आता है, ठीक है ना। वो चालू वाली टेक्निक में आता है कि बस उसने कर दिया कि मेरा आंसर तो सही है ना, आप गलत कैसे कर सकते हो, वो चीज, ठीक है। अब आते हैं पी बाई क्यू फॉर्म बनाना। चलो आखिरी हमारा काम है। आपको नंबर दिया हुआ है 1.7, इसकी पी बाई क्यू फॉर्म बनानी है तो आप क्या करोगे, 17/10, ठीक है। 3.435 इसको लिख दोगे, 3435 बाय, और फिर अगर कैंसिल होते हैं तो वो भी कर दोगे, ठीक है। पी बाई क्यू फॉर्म ये। अब है अगर मेरे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर मैं पी बाई क्यू फॉर्म कह रही हूँ और वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो साथ में क्या होगा, रिपीटेड। तो उसकी पी बाई क्यू फॉर्म हमें कैसे बनानी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला वाला नंबर लेंगे जिसमें हमें दिया हुआ है 0 पॉइंट, चलो 1.4 बार, मतलब ये नंबर है 1.4444, सो इसका पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे बनाती हूँ। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 1.4 बार, ठीक है। इसकी पी बाय क्यू फॉर्म बनाने का पिछला हमारा जो मोटिव होता है वो ये कि जो इसका रिपीटिंग वाला डेसिमल पार्ट है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, राइट। हाँ, तो मैं क्या करूंगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये हो जाएगा 14.4 बार। आप x 1.4 बार और 14.4 बार अगर इन दोनों को माइनस करते हो, ठीक है ना, तो आपका डेसिमल पार्ट जो रिपीट कर रहा है वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये चल रहा है टिल इंफिनिटी। आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14.4, इंफिनिटी में +1 किया -1 किया कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी इंफिनिटी रहता है। दिस इज गोइंग ऑन फॉरएवर। सो देयरफॉर इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 10x माइनस x 14.4 बार माइनस 1.4 बार, 9x इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13/9। ये अगर 13 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आंसर है। दिस इज वेरी बेसिक पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ अ रिपीटिंग डेसिमल, लिख लो इसको। ये आता है वैसे स्कूल में, क्या हुआ स्कूल में, कोई क्वेश्चन नहीं करवा दूं मैं, आई थिंक बोली जा रही ज्यादा करवाओ। तो मुझे आप बता दो, ये वाला लिख सकते हो, तो आप मुझे बताओ हाउ विल यू से 0.57 का पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से। अच्छा, केवीएम में ना बहुत अच्छी टेक्निक सिखाई थी लास्ट ईयर ना मुझे, कायशा आती है ना आपकी, केवीएम में ही है वो भी, तुम्हारी सीनियर ईयर 10th में हो गई। तो उसने कहा था कि मैम ऐसे सिखाया हुआ है, which I liked। इसने क्या किया, कहती 10 से मल्टीप्लाई करते रहो हर एक स्टेज पर, तो ये क्या बन जाएगा 5.75757 ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करके ना आपका डेसिमल पार्ट नहीं माइनस हो रहा, साइड बाय साइड, तो हमने फिर से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हो जाएगा 57.5757। तो अब ये वाला और ये वाला साइड बाय साइड इजिली माइनस हो जाता है, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को माइनस कर, तो आ जाएगा 100x माइनस x
57.57 बार माइनस 0.57, तो 99x इज इक्वल टू 57, x इज इक्वल टू 57/9। समझ में आ गई चीज? क्लियर है? ठीक है। अब अगर मान लो ऐसे ही क्वेश्चन हो कुछ, कन्वर्ट 2.4178 और सिर्फ 178 के बारे में। हाँ, तो पहले इसको x ले लिया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 24.178 बार। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है, 4 जीरोस, 10,000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। हाँ ठीक है, तो अगर मैंने इनिशियल वाला नंबर देखा तो उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा 24178, और पॉइंट के बाद क्या आएगा, यहाँ पर ना वो मैम ने बड़े अच्छा उनको सिखाया था, जिन्होंने भी सिखाया था कि आप क्या करो, 10 10 से मल्टीप्लाई करते रहो। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 24178 हो गया। फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2417.8 आ जाएगा। फिर 10 से कर दो 24178 पॉइंट, फिर 178 स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां पर आपके डेसिमल पार्ट मैच कर गए, ये रिपीटिंग पार्ट में दोनों मैच कर गए, उन दोनों को माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, 10,000x माइनस 10x, 24178.178 बार माइनस 24.178, इनको माइनस किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10,000 में से 10 निकाला, 9,990, x इज इक्वल टू, दिस विल बी 24154। ठीक है, x इज इक्वल टू 24154/999। ठीक हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो, P/Q फॉर्म लिखनी है आपको, और 0.407 और 7 के बाद। ऐसे ही तो फिर आपके ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। ठीक है ना, सिर्फ अब नंबर लाइन रह गया। कल चैप्टर 1 का ओवरऑल टेस्ट ले लू ना, कुछ छोड़ू तो ना इसमें, एक्सपोनेंट्स वगैरह सब डाल दूं, रैशनलाइजेशन एक्सपोनेंट्स वगैरह सब डाल दूं ना, सिर्फ क्यूब वाला फॉर्मूला डालूंगी, बाकी सब। एक पावर 4 स्क्वायर का आगे स्क्वायर वो नहीं डालूंगी, क्यूब का फॉर्मूला डालूंगी, वो पॉलिनोमियल्स के बाद। और मंडे ऑनवर्ड्स आपका पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाए। ठीक है अश्मित, ठीक है, मैंने कहा था 25 से पहले पहले मैं पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है ना? कब? कब? चल, जब भी होगा मुझे बता देना, एक्स्ट्रा टाइम जो भी देना होगा मैं आपको दे दूंगी, जो भी डाउट्स हैं पूछ लेना मुझसे। ठीक है, मंडे से आपका पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाएगा। मंडे इस अप्रैल एंड तक, 3:30 तक आ जाओ। ठीक है, अप्रैल एंड तक आ जाओ, पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छी स्पीड पे कवर हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर हम लोग जब कोऑर्डिनेट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, तो मैं बहुत खुश हूँ, जितना काम का उतना हो गया। अंजित का आंसर बताओ क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है इसमें, कितना? ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, 100x इज इक्वल टू 40.7 बार। अब इस 7 बार को अलग से करना है, तो मैंने फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया फिर से 10,407.7 बार। सो दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इनको माइनस कर दिया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। मतलब मैं इसको ऐसे दिखाती थी, बट टीचर्स कॉन्वेंट में उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना। मैं क्या करती थी, लिखती थी 0.407 और 7 के बाद, तो मैं बच्चों को कहती थी कि जितने डिजिट्स आपको दिख रहे हैं डेसिमल के बाद, उतने से तो मल्टीप्लाई कर ही दो। ठीक है, उससे क्या होता है, आपको आंसर ना बड़े आसानी से दिखना शुरू हो जाता है। ये कर दिया 0.7 बार। अब जितने डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे,
उतने से मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या होगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना आसान, बट स्कूल टीचर्स ये नहीं मानते। तो ये आ जाएगा 900x इज इक्वल टू 367, x इज इक्वल टू 367 बाय, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो। बस लास्ट एक दो क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर तुम्हारा काम खत्म ही है, या फिर कुछ और रहता है करने वाला। ये बता, 0.0032 और 32 पे बार, 32.1235 और 35 पे बार, ये दो क्वेश्चंस। और एक ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस 2.36 के बाद प्लस 2.3 इन सिंपलेस्ट फॉर्म एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिर्फ इसमें नंबर लाइन रह गया और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी कवर करनी रहेगी, जो कि लास्ट के कुछ दिनों में अब हो जाएगा, संडे को हो जाएगा। कुछ नहीं है इसकी एनसीईआरटी में, पर जो थोड़ा बहुत दिया हुआ है ना वो कवर करवाना है, और थोड़ा बहुत एग्जाम्पलर करवाऊंगी। मैंने काफी हद तक करवा दिया है, काफी हद तक करवा दिया आपको एग्जाम्पलर साथ साथ, बट जो थोड़ा बहुत रहता होता है ना कि चल इतना भी करवा दो, ये भी करवा दो, ठीक है। और संडे तक ना मैं आपको इसका हैंड आउट भी दे दूंगी, सारे क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा ही लिखे होंगे, कोशिश कर रही हूँ साथ साथ आंसर्स भी हो आपके पास, उधर हर जब भी रिवाइज करो तो आपके पास काउंटर चेक करने के लिए आंसर्स हो, ठीक है। वो कुछ अच्छा से 16 मतलब हो सकता है 10 पेजेस का हैंड आउट हो, उसका पीडीएफ ही दूंगी मैं आपको। हाँ, इसका आंसर क्या है पहले वाले का, बिल्कुल ठीक है। तो इसको आपने एक्स लिखा, ठीक है, 100x लिख दिया, 0.32 बार, और फिर 10,000x इज इक्वल टू 32.32 बार, इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 32/9900, ठीक है ना, जिसको आप सॉल्व करोगे 8.2475, ठीक हो गया बेटा। अर्शमित आ गया। नेक्स्ट, चलो अब करते 32.123535 के बाद। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 318023 डिवाइडेड बाय 99। कल टेस्ट होगा आपका 215 पे, कम एट 250, 2 ऑल्सो यू कैन कम एट 2, बाय 2 भी आप आ सकते हो। आपको हैंडआउट्स आपके यहाँ पे मतलब वो पेपर तैयार मिलेगा, यहाँ बैठकर चुपचाप से टेस्ट होगे, मेरे पास वर्कशीट शीट भी है जिसपे टेस्ट देना है। तो घर से सिर्फ अपना पेन पेपर जो भी लेके आते हो, पेन और एक बोर्ड लेकर आओगे, ठीक है। मैं आपको आंसर शीट भी खुद से देती हूँ, उस पर करना टेस्ट। तो टेस्ट सेट ना मंडे तक तो नहीं मिलेगा आपको, ट्यूसडे या वेंसडे तक आराम से मिलेगा।
ठीक है, अब आ जाओ 2.36, 36 के बाद है 0.23, 2.36 क्या बन जाता है, 2, और ये क्या हो जाता है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 257/99, एंड इन केस इट कैंसल्स आउट तो आप उसको कैंसिल कर दोगे, विच इज सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि बाई चांस ये कैंसिल आउट होते हैं तो प्लीज इन्हें कैंसिल आउट करो। समझ में आ गया, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो छुट्टी हो जाए आपको कि पढ़ना आप करवा दो। चलो फिर लिखो क्वेश्चन। नंबर लाइन तो मैं आपको नेक्स्ट डे ही करवाऊंगी, ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन जैसे आप कर सकते हो, करो, विच इज 125 रेस टू पावर x इज इक्वल टू 25/5 रेस टू पावर x। सॉल्व फॉर एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चन थोड़े बहुत रह चुके होंगे, जो नहीं करवाए होंगे, वो करवा देती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, 8 रेस टू पावर -2/3 इंटू 2 रेस टू पावर 1/2 इंटू 25 रेस टू पावर -5/4 होल डिवाइडेड बाय 32 रेस टू पावर -2/5 इंटू 125 रेस टू पावर -5/।
पहले वाला हो गया। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, 5 रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स, यही होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2x की वैल्यू आ जाएगी 1/। अब ऐसे यहाँ पर 8 रेज टू पावर माइनस 2/3 है, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर -2 इंटू 2 रेज टू पावर 1/2। 25 है तो क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर -5/2। ठीक है ना। अब डिवाइड करना है, तो ये बन जाता है 2 रेज टू पावर -2, और 125 है तो क्या लिखेंगे 5 रेज टू पावर -1/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। ये लिखा है, समझ में आ गया ना ये। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा इसका, सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ दैट विल बी द। ठीक है, चलो जाओ अब।